ओके। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं की क्वेरीज। जो मैंने कल बात की थी कि टेबल के अंदर किसी भी तरीके की फील्ड को आपको चेंजेस करना है तो उसके लिए आपको अल्टर क्वेरी की ज़रूरत पड़ी, मतलब अल्टर कमांड की ज़रूरत वहाँ पे पड़ने वाली है। ठीक है। अब उसके बाद भी बहुत सारी क्वेरी है जिसकी वजह से हमारा टास्क होता है वो बहुत ही आसान हो जाता है डेटाबेस में से डेटा लाने के लिए। ठीक है। तो उसके लिए उन लोगों ने यहाँ पे 3 तरीके की क्वेरी दी है कि एवी हैविंग, इन और बिटवीन। ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इतने 3 क्वेरी को पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको एक और चीज़ नहीं दिखा सकता हूँ कि अगर मेरे पास किसी भी तरीके का कोई अलग से डेटाबेस मेरे पास है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि W3 स्कूल के अंदर जाके भी आप वहाँ से जो भी प्रैक्टिस करनी है एसक्यूएल की वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि W3 स्कूल के अंदर आपको यहाँ पे लिखना था एसक्यूएल। ठीक है। जैसे आप एंटर दोगे तो वो आपको ट्रांसफर करवा देगा जो भी W3 एसक्यूएल का ट्यूटोरियल है वहाँ पे। ठीक है। और वहाँ पे आपको बहुत सारे टेबल, जैसे आप ट्राई इट योरसेल्फ करोगे तो वहाँ पे साइड में आपको बहुत सारे टेबल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना था कि इसके अंदर जो भी टेबल था, जैसे मैंने कस्टमर पे क्लिक किया तो यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी चल रही है, पर अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर जो भी डेटा है वो मुझे हमारे डेटाबेस के अंदर चाहिए, मतलब लोकल डेटाबेस के अंदर यहाँ पे मुझे चाहिए। यहाँ पे लोकल होस्ट। ठीक है। और यहाँ पे हमें लिखना था PHP माई एडमिन। जैसे मैं एंटर दूंगा तो हमारा PHP माई एडमिन ओपन हो जाएगा, पर इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डेटा हमारे पास नहीं है जिसकी मदद से हम क्वेरी वहाँ पे लिख सके। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि W3 स्कूल के अंदर कस्टमर नाम के टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद जितने भी रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उन सबको यहाँ से सिलेक्ट करवाना है। कहाँ से? कस्टमर आईडी है वहां से आपको सिलेक्ट करवाना है जितने भी रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। उसको सही से पहले तो कॉपी करना है, यहाँ तक आपको फिर छोड़ देना, फिर इसको कंट्रोल C। जैसे ही कंट्रोल C करोगे तो सारा डेटा आपका कॉपी हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही कॉपी हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक एक्सेल ओपन करनी है। आपके पीसी के अंदर पहले तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होना चाहिए और यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, एक एक्सेल। ठीक है। एक एक्सेल ओपन करनी है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो एक्सेल ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। वो मुझे एक्सेल 2013 मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। देखो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा एक्सेल। इसको ओपन करना है और यहाँ पे कर्सर रखने के बाद कंट्रोल V मतलब पेस्ट कर देना है तो सारा रिकॉर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपकी यहाँ पे एक्सेल फाइल बनी है उसको .csv के अंदर सेव करवानी है। तो उसके लिए आपको जाना है फाइल के अंदर। ठीक है। फाइल में आपको जाना है एक्सपोर्ट में वहाँ पे आपको जाना है चेंज टाइप में और यहाँ पे आपको करना है .csv मतलब कॉमा डेलिमिटेड की मदद से क्या होता है कि वो वन टाइप ऑफ एक CSV फाइल बन जाएगी। ठीक है। और स्टोर कहाँ पे करवाना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। कहाँ पे स्टोर करवाओगे आप उसको डेस्कटॉप पे स्टोर करवा देना है। यहाँ पे जो भी नाम देना है, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे ही सेव करूँगा, ठीक है, तो सारा डेटा मेरा यहाँ पे सेव हो गया होगा .csv फाइल में। फिर इस एक्सेल को यहाँ से बंद कर दो, वापस आप एक्सेल में जा सकते हो और वहाँ पे जो भी आपको एक्सेल दिख रही है उसको यहाँ से बंद कर दो। पर यहाँ पे क्या करना है, आपको सेव करना है। ठीक है। वापस से आपको एक बार पूछेगा, ठीक है, सेव कर दो, वापस यहाँ पे सेव। तो जितनी बार आपको वो पूछ रहा है ब्लॉक के अंदर उतनी बार आपको सेव यहाँ पे करना है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपकी जो मैंने अभी आपको दिखाया कि आपकी जो PHP माई एडमिन है उसको ओपन करना है। ठीक है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक नया डेटाबेस बनाना है खुद से। तो मैं इसका नाम यहाँ पे दे रहा हूँ, W3 स्कूल में से हम ले रहे हैं तो वहाँ पे इसका नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ W3 स्कूल, इस डेटाबेस का नाम। ठीक है। नया डेटाबेस क्रिएट करवाना है। जैसे डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा तो देखो यहाँ पे आपको W3 स्कूल दिखाई देगा। ठीक है। यहाँ पे आपको लास्ट में W3 स्कूल दिखाई देगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपने फाइल बनाई है, ठीक है, अभी हमारी फाइल किस तरीके से बनी होगी डेस्कटॉप पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे जा रहे हैं। ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप दिखा दे, और यहाँ पे देखो बुक वन नाम से हमने सेव किया था ना उसको। तो ये फाइल हमारी बनी होगी, इसके अंदर हमने जो भी कस्टमर का डेटा रखा है वही पड़ा होगा। अब मुझे करना क्या है यहाँ पे, कि आपको उस फाइल को सीएसवी में से एसक्यूएल के अंदर कन्वर्ट करना है, तभी यहाँ पे आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। मतलब उसका सारा डेटा यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा, आपको किसी भी तरीके की क्वेरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि CSV टू एसक्यूएल कन्वर्टर, क्या लिखना है यहाँ पे, CSV टू एसक्यूएल कन्वर्टर। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे तो ये फर्स्ट वाला आपको मिलेगा, इसके अंदर जाना है। और यहाँ पे आपने जो भी फाइल सेव करा के रखी है, यहाँ पे लिखना है आपको चूज फाइल, और यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो आपको डेस्कटॉप में से वो फाइल सिलेक्ट करवानी है, बुक वन नाम की। ठीक है, तो जैसे ही वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे देखो फाइल आ जाएगी book1.ch। उसके बाद आपको लास्ट में जाना है, कहाँ पे जाना है, वो सारा डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी कॉलम, उसके डेटा, उसकी फील्ड सारी कुछ मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सिर्फ करना है डाउनलोड। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या देख रहा है कि book1.sql, इस नाम से ये डाउनलोड हो जाएगी। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वन टाइप ऑफ साइड में आपको book1.sql करके वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपकी जो फाइल रहती है, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर जाना है इंपोर्ट के अंदर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इंपोर्ट में जाना हो, और यहाँ पे आपको जो भी फाइल आपने डाउनलोड की, ठीक है, मैंने डाउनलोड कौन सी फाइल की थी, यहाँ पे .sql फाइल, तो डाउनलोड नाम के ऑप्शन के अंदर आपको जाना है। ठीक है, वहाँ पे आपको बुक वन दिखा होगा। ठीक है, बुक वन को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे जस्ट गो कर दो। तो जितना भी डेटा अभी हमने ये जो इसके अंदर से लिया है, ठीक है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे इंपोर्ट होके आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे कौन सा टेबल हमारा बना है, माई टेबल, इसके अंदर जितने भी कस्टमर की जितनी भी फील्ड थी, सारा डेटा था, वो सारा का सारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से कोई तीसरे फाइल में से, मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके की फाइल नहीं बनी थी, तो उसको हमने पहले क्या किया, पहले तो उसको कॉपी किया, एक्सेल के अंदर उसको रख दिया, फिर उसको .csv से सेव करवा दिया, फिर मैंने उसको CSV टू एसक्यूएल में कन्वर्ट किया एसक्यूएल के अंदर। फिर यहाँ पे आने के बाद उस फाइल को सिलेक्ट करवा दो, सारा डेटा, सारा टेबल था वो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली मिल गया, मुझे डमी डेटा डालने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट मतलब क्या हो गया, किसी भी तरीके के डेटा को आप बैकअप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो बैकअप हो गया यहाँ पे। अब आप इसको सेव करें, जब भी आपने बैक book1.sql नाम से डेटा सेव फाइल सेव की है, तो वो आपका परमानेंटली सेव हो गया, वहां तक का डेटा आपको मिलेगा। अब आप इसके अंदर जो भी चेंजेस करोगे वो वहां पर सेव नहीं होगा। तो ये इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट था। अगर मैं वापिस आपको दिखाऊँ भाई किस तरीके से बनाना है आपको, ठीक है, वो तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो दूसरी बार यहाँ पे देखो, वापिस से सारी प्रोसेस करते हैं, तो पहले मुझे प्रोडक्ट वाले टेबल में से सारा रिकॉर्ड चाहिए। तो प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया तो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे सिलेक्ट होके आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसको, इस कॉलम के नाम जो प्रोडक्ट आईडी है वहां से सारा रिकॉर्ड सिलेक्ट करवाना है। ठीक है, लास्ट तक जाना है आपको, 77 रिकॉर्ड है, यहाँ आके छोड़ देना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको एक्सेल ओपन करनी है। क्या करनी है, एक्सेल ओपन करनी है। तो मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन कर रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके, एक्सेल मेरी ओपन हो गई है। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सेल, ओके, इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद जो भी डेटा था उसको यहाँ से, यहाँ पे कर्सर रखना है और उसको पेस्ट कर देना, और कुछ आपको नहीं करना। फिर इस फाइल को सेव करना है। तो फाइल का नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, एक्सपोर्ट के अंदर जाना है, यहाँ पे चेंज टाइप के अंदर, और यहाँ पे जो CSV कॉमा डिलिमिटेड दिखा हुआ है उस पर डबल क्लिक कर देना है, ताकि आपकी फाइल है वो किस नाम से बनानी है। ठीक है, कहाँ पे बनेगी, डॉक्यूमेंट के अंदर बनेगी, तो मैं उसको डेस्कटॉप पे बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है वो कहाँ पे बनानी है। तो डेस्कटॉप पे अभी हमने बुक वन नाम की बनाई थी, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ बुक टू। ठीक है, बुक टू नाम से सेव कर दो। ठीक है, यहाँ पे यस दे दो। जितने भी आपको ऑप्शन दिखेंगे उस पर आपको क्या करना है, बार बार ये ओपन होता रहेगा। फिर
जो फाइल यहाँ पे बन गई है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि वापस आपको ब्राउजर में जाना है और यहाँ से क्या करना है, उस CSV फाइल को SQL में कन्वर्ट करना है। तो इसको पहले रिफ्रेश कर दो, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद वापस वो आपको फाइल चूज करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। जैसे ही सिलेक्ट करोगे, ठीक है, तो वापस आपको एक पॉपअप ओपन होगा। उसके अंदर मैंने कौन से नाम से सेव करवाई थी, बुक टू नाम से ना। तो कहाँ पे थी वो, हमारी डेस्कटॉप पे थी। तो डेस्कटॉप पे देखो बुक टू नाम से मिल रहा है मुझे, तो इसको सिलेक्ट करवा देना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ गया बुक टू डॉट CSV और लास्ट में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारी प्रोडक्ट की फील्ड आ गई होगी सारी की सारी, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट में जाना है यहाँ पे, एकदम लास्ट में, और यहाँ पे क्या कर देना है, सिर्फ डाउनलोड, ठीक है। तो ये किस नाम से बनी होगी, बुक टू डॉट SQL, ठीक है। तो ये हमारी SQL बन गई है। अब मैं वापस जा रहा हूँ हमारे पेज के अंदर, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे दूसरा टेबल भी इंसर्ट करवाना है, इंपोर्ट करवाना है। तो मैं डेटाबेस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको करना है इंपोर्ट। वापस मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा जो भी फाइल मुझे चाहिए, ठीक है। जैसे हमने अभी डाउनलोड की, तो वो कहाँ पे स्टोर हुई होगी, हमारी डाउनलोड नाम के फोल्डर के अंदर। तो डाउनलोड में जाना है, यहाँ पे देखो बुक टू डॉट SQL उसका एक्सटेंशन हमें मिल रहा है, तो इसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे जस्ट गो कर दो। तो जितना भी डेटा प्रोडक्ट के अंदर इसके अंदर था वो सारा का सारा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है कि माई टेबल ऑलरेडी यहाँ पे जनरेट किया हुआ है, तो मुझे पहले उसकी नाम चेंज करनी पड़ेगी। तो पहले आपको क्या करना है कि माई टेबल पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है ऑपरेशन में, और हमने ये हमारी कौन सी टेबल थी, कस्टमर वाली टेबल थी ना। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कस्टमर्स, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से कस्टमर्स, मतलब इसकी टेबल का नाम चेंज करना है, क्योंकि वहां से जो कॉपी होके आ रहा है वो टेबल का नाम यहाँ पे सेम रहता है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं स्कूल पे क्लिक करूँ तो टेबल का नाम यहाँ पे बदल गया। अब वापस आपको इंपोर्ट करना है दूसरे टेबल को। तो यहाँ पे चूज फाइल, और यहाँ पे जो भी आपको मैंने बताया था कि, ठीक है, बुक टू, तो बुक टू को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे गो कर देना है सिंपली, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस आपको लिखनी नहीं है, नोट डाउन कर देनी है। जैसे आप माई W3 स्कूल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दो टेबल दिखाई देंगे, एक तो कस्टमर और दूसरा माई टेबल। माई टेबल के अंदर प्रोडक्ट प्रोडक्ट का रिकॉर्ड होगा। तो प्रोडक्ट के अंदर भी मुझे क्या करवाना है कि ये जो माई टेबल है ना उसको मुझे चेंज करके प्रोडक्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपने जैसे क्लिक किया, फिर जाना है ऑपरेशन के अंदर। ऑपरेशन के अंदर जो भी आपकी टेबल की नाम है उसे रीनेम कर दो। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट्स। जैसे ही मैं यहाँ पे गो करूंगा तो हमारी टेबल का नाम देखो, माई टेबल में से क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट्स। तो W3 स्कूल के अंदर मैंने यहाँ पे दो अलग अलग डेटाबेस, मतलब टेबल्स बनाई। कहाँ से, मैंने यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई फील्ड यहाँ पे ऐड नहीं की है। वो किस तरीके से किया, मैंने आपको जिस तरीके से प्रोसेस बताई वही तरीके से करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो भी हमारी क्वेरी थी उसके ऊपर हम आते हैं कि हैविंग की क्वेरी हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हैविंग की क्वेरी तरफ चलते हैं हम, तो उसके मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं वो भी यहाँ पे बताए। द हैविंग क्लॉज वाज एडेड टू SQL बिकॉज वेयर कीवर्ड कुड नॉट बी यूज्ड विथ एग्रीगेट फंक्शन, मतलब किसी भी तरीके का आपको कैलकुलेशन चाहिए तब यहाँ पे वेयर क्लॉज सही से आपको काम नहीं दे रहा, उसके लिए आपको यूज करना है हैविंग क्लॉज। तो उसकी सिंटेक्स यहाँ पे आपको दी हुई है कि सिलेक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉलम का नाम है, ठीक है। कॉलम के नाम के बाद यहाँ पे आपको जो भी फील्ड काउंट करवानी है उसका नाम देना है। फिर कहाँ से, तो फ्रॉम टेबल हो गया, टेबल नेम। फिर यहाँ पे मुझे कंडीशन देनी है, भाई ये कंडीशन मेरी मैच हो तभी मुझे ग्रुप बाय, जो क्वेरी हमने ऑलरेडी पढ़ के रखी थी स्टार्टिंग के लेक्चर के अंदर, वही यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद हैविंग की हो जाती है। देखो हैविंग के अंदर भी वापस से क्या आ जाती है, कंडीशन आ जाती है, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या करवाना है होता है कि हैविंग के अंदर जो भी कंडीशन आपको लगानी है, जितना भी आपको काउंट चाहिए वो सारा आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि कस्टमर वाले टेबल के अंदर मैंने क्या किया था, मुझे काउंट चाहिए, ठीक है।
तो ये हम कहाँ पे ओपन कर रहे हैं, हमारी सीएमडी के थ्रू सारा डेटा हम एक्सेस करने वाले। डेटा हमने बैकएंड में डाल तो दिया, अब मुझे हमारी सीएमडी के अंदर उसको रन करवाना है। तो उससे पहले मुझे क्या करवाना पड़ेगा, हमारा जो सर्वर है उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको देखना पड़ेगा, और वहां से हमें सेल स्क्रिप्टिंग चालू करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारा सीएमडी यहाँ पे ओपन हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे आपको लिखना है अब कमांड माई एस क्यू एल -h, मतलब लोकल होस्ट। ठीक है, उसके बाद आपको उसका यूजर नेम लिखना है, तो -u, और यहाँ पे देना है रूट। जैसे ही एंटर दोगे तो आपका सर्वर यहाँ पे चालू हो जाएगा। ठीक है, अब जितनी भी डेटाबेस आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी डेटाबेस देखनी है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कमांड यूज करना पड़ेगा शो डेटा बेसिस। ठीक है, जैसे एंटर दूंगा, ठीक है, आप आई होप आपको दिख रहा होगा सारा कुछ। जैसे मैं एंटर दूंगा तो जितनी टेबल होगी सारी की सारी हो जाएगी। देखो मैंने अभी नया टेबल बनाया, डेटाबेस बनाया, तो वो भी मिल जाएगी। इसके अंदर हमने 2 टेबल डाले थे ना, तो दोनों टेबल मुझे मिलने चाहिए। तो पहले मुझे इस डेटाबेस को यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे कमांड यूज करनी पड़ेगी, यूज W3 स्कूल, ठीक है, सेमीकोलन और एंटर। ठीक है, तो डेटाबेस यहाँ पे देखो आ गया, यहाँ पे नल था तो यहाँ पे W3 स्कूल डेटाबेस हमने सिलेक्ट करवा लिया। अब मुझे इसके अंदर कितनी टेबल है देखनी है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा शो टेबल्स। ठीक है, वो पहले से ही हम कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा। फिर इसके अंदर 2 टेबल आपको मिल गई। ठीक है, तो कस्टमर वाली टेबल का डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, दोनों को देखना है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डिस्क्राइब कस्टमर का देखना है, तो यहाँ पे लिखना है कस्टमर टेबल का नाम। ठीक है, तो उसके अंदर आपको दिख जाएगा कस्टमर आईडी प्राइमरी की है, इंटीजर है, नल नहीं होनी चाहिए, डिफॉल्ट वैल्यू नल है। ठीक है, तो ये सारी उसकी डेटा टाइप्स है, मतलब इसकी कॉलम, कितनी कॉलम इसके अंदर पड़ी हुई है, और मुझे इसके अंदर कितना डेटा पड़ा है वो भी देखना है। तो यहाँ पे आपको उसके लिए कमांड कौन सी लिखनी पड़ती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। जैसे सेमीकोलन देखो तो जितना रिकॉर्ड उसके अंदर पड़ा होगा तो सारा का सारा यहाँ पे आपको दे देगा। यहाँ पे समथिंग आई थिंक 91 रिकॉर्ड सारे के सारे पड़े हुए थे, जैसे हमने इंपोर्ट करवाया था। ठीक है, तो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आपको मिल रहा है। अब इसके ऊपर हम हैविंग की क्वेरी लगाएंगे। ठीक है, आपको खुद से बनाना हो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलेगा। ठीक है, पर मैं इस तरीके से, ताकि आपको इंपोर्ट किस तरीके से करते हैं, एक्सपोर्ट किस तरीके से करते हैं, और अदर टेबल मतलब जो भी आपको दिया हुआ है उसमें से एक्सेल में से एसक्यूएल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं और उसको डेटाबेस में किस तरीके से डालते हैं। ठीक है, वो आपको पूरा समझ में यहाँ पे आ जाएगा। आगे जाओगे तो इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, ताकि इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अब क्या क्या करना है कि हैविंग की क्वेरी मुझे यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको क्वेरी के अंदर बताया था कि हमारी जो क्वेरी थी यहाँ पे, ठीक है, सिलेक्ट, मुझे गिनना था कि हमारे पास कस्टमर की सिटी कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम टाइप की सिटी बहुत सारी होगी। यहाँ पे लिखा होगा, ओके, ये कंट्री है ना हमारी, तो कंट्री यहाँ पे जर्मनी लिखा हुआ है, तो वापस से यहाँ पे जर्मनी कहीं पर भी आ रही होगी। तो मुझे क्या करवाना है कि जर्मनी जर्मनी नाम की जितनी भी कंट्री मेरे पास है, ठीक है, जितनी भी कंट्री मेरे पास है उसको मुझे क्या करवाना है कि गिनना है कि जर्मनी की कंट्री वाले कितने कस्टमर है, मैक्सिको की कंट्री वाले कितने कस्टमर है। तो मुझे सिर्फ गिनना है, नंबर चाहिए भाई कितने हैं मेरे पास। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक साथ आ जाएगा, मतलब कितनी कंट्री है वो भी आपको यहाँ से सही से दिखा देगा, और उसके अंदर जो भी क्वेरी लिखी हो वो भी आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट काउंट, मतलब कस्टमर आईडी को मुझे काउंट करवाना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है कि कंट्री लिखी है, मतलब कहाँ, कस्टमर आईडी और कंट्री, ये दोनों चीज आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, कहाँ से चाहिए, कस्टमर वाले टेबल के अंदर से। फिर उसको क्या करना है, आपको ग्रुप भी करवाना है, कौन से वाइज, कंट्री वाइज, मतलब जो भी आपका बहुत सारा 2-3 कंट्री सेम आ रही है तो उसको वो ग्रुप बना देगा, और उसके अंदर जो भी कंट्री होगी उसकी काउंट भी हो जाएगी। ठीक है, काउंट होने के बाद आपको क्या करना है, अगर किसी कंट्री की लेंथ, ठीक है, मैं इतना पहले आपको बता के दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चलेगा भी ग्रुप वाइज से होता क्या है, वो भी आपका रिपीट हो जाएगा। फिर हम हैविंग की
क्वेरी यहाँ पे चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, हमारे क्वेरी के अंदर हम जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मुझे लिखना है काउंट। ठीक है, और फील्ड का नाम, यहाँ पे मैंने फील्ड का नाम क्या दिया हुआ है कि कस्टमर आईडी। ठीक है, ये जो हमारी कस्टमर आईडी है ना, वो मुझे चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं रहा। ठीक है, आ गया। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कस्टमर आईडी। ठीक है, वापस यहाँ पे जो जिस तरीके से फील्ड का नाम लिखा हुआ है वही आपको वहाँ पे यूज करना है, तो कस्टमर आईडी लिखना है। ठीक है, ठीक है, काउंट करवानी है कस्टमर की आईडी। ठीक है, कहाँ से करवानी है, और दूसरी चाहिए हमें कंट्री। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। ठीक है, फिर कहाँ से चाहिए, तो फ्रॉम कस्टमर वाले टेबल के अंदर से। फिर मैं यहाँ पे ग्रुप बाय, ठीक है, इस तरीके का नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, ग्रुप बाय। ठीक है, ग्रुप बाय कौन सा होना चाहिए हमारा, कंट्री वाइज। ठीक है, तो इस तरीके की मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो, अर्जेंटीना की 3 कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया की 2 कंट्री है, बेल्जियम की 2 कंट्री है, ब्राजील की 9 है। तो मुझे ऐसी कंट्री चाहिए जो 5 से ऊपर हो। ठीक है, यहाँ पे एक 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 दो 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 तीन तीन चार वाली बहुत सारी, तो मुझे जितनी भी कंट्री है वो 5 से ज़्यादा होगी वही चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जो भी हमारी क्वेरी थी उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैविंग कस्टमर, मतलब यहाँ पे जो आपको फील्ड दे रही है वही फील्ड यहाँ पे आपको लिखनी है काउंट। यहाँ पे लिखना है कस्टमर आईडी, और यहाँ पे आपको देना है 5 से ज़्यादा जिसकी हो। ठीक है, कंट्री वही डेटा मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मुझे कितनी मिली, 3 कंट्री ऐसी मिली जिससे जिसकी काउंटिंग 5 से ज़्यादा है। यहाँ पे अर्जेंटीना नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा, ब्राज़ील आ रहा है, तो देखो यहाँ पे ब्राज़ील आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कनाडा नहीं है, डेनमार्क नहीं है, फिनलैंड नहीं है, फ्रांस और जर्मनी है, तो ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, फ्रांस और जर्मनी। उसके बाद ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मैक्सिको हमने यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया, इसलिए मैक्सिको को काउंट वो नहीं कर रहा। ठीक है, तो मुझे स्पेन भी नहीं मिलेगी, यूके और यूएसए, यूके और यूएसए मिल गई। तो हैविंग की मदद से जो भी आपने कैलकुलेशन करवाया, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू डू दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री मिलेगी, मैक्सिको, और दूसरी कंट्री हमारी कौन सी थी, स्पेन, ये दोनों भी यहाँ पे मिल जाएगी। देखो, मैक्सिको और स्पेन भी मिल गई। तो हैविंग की मदद से क्या होता है कि किसी भी तरीके की काउंटिंग आपके पास आ रही है तो उससे ज़्यादा आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो हैविंग की क्वेरी इस तरीके से आप लगा सकते हो, पर वो ऑलवेज ग्रुप बाय के साथ ही लगेगी, अकेले कभी भी हैविंग क्लोज आता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए हैविंग क्लोज का, हैविंग क्वेरी की यूज बहुत कम होती है। ठीक है, तो हैविंग के बारे में आपको यहाँ से पता चल गया भाई किस तरीके से आपको अप्लाई करवानी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा दूसरी क्वेरी हमारे पास थी इन। ठीक है, तो इन के अंदर क्या होता है कि इन ऑपरेटर अलो यू टू स्पेसिफाई द मल्टीपल वैल्यू, मतलब वेर के अंदर हम क्या करते हैं कि एक ही तरीके की कंट्री हमें मिलेगी, अगर मुझे 2-3 तरीके की कंट्री एक साथ चाहिए तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इन नाम की क्वेरी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके अंदर बाय डिफॉल्ट चलता क्या है कि और कंडीशन चलती है। ठीक है, तो उसके एग्जांपल भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको लिखना है सिलेक्ट, जितनी भी कॉलम चाहिए, कॉलम के नाम कहाँ से चाहिए, फिर वेयर, वेयर के अंदर यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, कॉलम नेम इक्वल टू किसी भी एक कंट्री का नाम। अगर मुझे बहुत सारी कंट्री का नाम चाहिए तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन के अंदर जितनी भी वैल्यू होगी वो। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो क्वेरी भी लिखी हुई है, तो मैं दोनों तरीके से आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो पहले हम वेयर का यूज करेंगे, उसके बाद इन का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ कि, तो पहले मैं क्वेरी को सिलेक्ट कर लूँ ताकि हमें जो भी डेटा था वो सारा का सारा पहले मुझे मिल जाए। ठीक है, ठीक है, 91 रिकॉर्ड आ गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसी कंट्री चाहिए। ठीक है, जर्मनी वाली जितनी भी कंट्री है वो मुझे चाहिए, जितने भी रिकॉर्ड इसके अंदर पड़े हुए हैं वो मुझे चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्वेरी कौन सी लिखनी पड़ेगी, सिलेक्ट
स्टार, मतलब जितनी भी कॉलम, मुझे सारी की सारी फील्ड चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लिख दिया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से चाहिए तो भाई कस्टमर वाली टेबल के अंदर से। फिर वेयर क्लोज है, और मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, उस फील्ड का नाम जो भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे कंट्री का नाम सी कैपिटल है ना, तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, सी कैपिटल देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो वर्क होता है। अगर स्मॉल में दोगे तो वो सही से चलेगा नहीं। फिर यहाँ पे आपको देना है जर्मनी। ठीक है, जैसे ही एंटर दोगे तो आपके पास कितनी कंट्री, कितने रिकॉर्ड आ गए, आई थिंक 11 रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए जर्मनी वाले में। तो यहाँ पे आपको एक ही कंट्री के रिकॉर्ड आपको मिलेंगे। दूसरी कंट्री के चाहिए तो वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वेरी लगानी पड़ेगी। तो वापस आप यहाँ पे लगाओगे, पोलैंड चाहिए तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पोलैंड। ठीक है, जैसे एंटर दूंगा तो मेरे पास एक ही रिकॉर्ड है, एक से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो एक एक मुझे अगर पोलैंड और जर्मनी दोनों का डेटा एक साथ चाहिए तो मुझे उसके लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा इन की क्वेरी, मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, वेयर, यहाँ पे फिर फील्ड का नाम देना है कंट्री, और यहाँ पे आपको देनी है इन। इन के अंदर ब्रैकेट में दोनों कंट्री का नाम लिख देना है, जर्मनी, और यहाँ पे आपको कर देना है फिर पोलैंड। ठीक है, पोलैंड। ठीक है, इस तरीके से मैंने दोनों कंट्री का नाम दे दिया। जैसे मैं एंटर दूंगा तो मुझे पोलैंड के भी डेटा मिलेगा और जर्मनी का भी डेटा मिलेगा। अगर आपको तीसरी कोई कंट्री चाहिए जैसे कि फ्रांस, ठीक है, तो तीनों के तीनों आपको यहाँ पे नाम लिखने पड़ेंगे, फ्रांस। ठीक है, जैसे एंटर दोगे तो फ्रांस का डेटा मिलेगा, जर्मनी का डेटा मिलेगा, फिर उसके बाद आपको पोलैंड का भी डेटा मिल जाएगा। पर मुझे इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो उसके लिए वापस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको ऑर्डर, ऑर्डर बाय कंट्री। ठीक है, तो ये बाई डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो पहले फ्रांस मिलेगा, फिर जर्मनी मिलेगा, उसके बाद पोलैंड। डिसेंडिंग करवाना है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, DESC। ठीक है, जैसे एंटर दोगे तो पूरा उल्टा, पहले पोलैंड मिलेगा, फिर जर्मनी मिलेगा, उसके बाद फ्रांस मिलेगा। तो इस तरीके से डेटा को आप फेच यहाँ पे करवा सकते हो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इन नाम की क्वेरी के अंदर आप एरे के फॉर्म में जितने भी डेटा होते हैं उसको आप यहाँ पे रख सकते हो, और वो ऑटोमेटिकली आपको उसके अंदर से डेटा फेच करके दे देगा। एक से ज्यादा कभी भी आपको मैच करवाना हो वेर के अंदर, तब आपको इन नाम की क्वेरी का यूज यहाँ पे करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि अलग से एक क्वेरी हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है, बिटवीन। तो बिटवीन के अंदर आपको क्या करना है कि बिटवीन क्वेरी के अंदर अगर आपको किसी दो वैल्यू के बीच में से डेटा आपको चाहिए, ठीक है, तभी आपको बिटवीन की क्वेरी यहाँ पे लगानी। तो बिटवीन पहले होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बिटवीन ऑपरेटर सिलेक्ट वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज, मतलब आपकी जो भी रेंज दी हुई है उसके बीच में से डेटा आपको गेट करके देगा। वो किस तरीके की वैल्यू होनी चाहिए, रेंज किस तरीके की होनी चाहिए। तो यहाँ पे तीन तरीके की रेंज आपको दी हुई है। एक तो नंबर्स दी हुई है, टेक्स्ट दी हुई है, और डेट। किसी दो डेट्स के बीच में भी आप डेटा निकाल सकते हो, सारे के सारे। तो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपकी बिगिन वैल्यू, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू होती है, और एंड की वैल्यू होती है वो आपका डेटा जहाँ पे खत्म हो रहा है। तो उन दोनों के बीच में से जितना डेटा आपको मैच हो रहा है वो सारा का सारा आपको दे देगा। ठीक है, उसके बाद नॉट भी है, तो ये बाद में सीखेंगे, पहले हम बिटवीन वाली क्वेरी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंटेक्स के अंदर दिया हुआ है कि सिलेक्ट, फिर कॉलम का नेम जैसे हमने सब क्वेरी के अंदर दिया। फिर यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है, बिटवीन नाम का कीवर्ड है, और यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू एंड यहाँ पे एंडिंग वैल्यू। ठीक है, तो अब मुझे प्रोडक्ट वाली टेबल के बीच में से डेटा चाहिए, तो प्रोडक्ट वाली भी हमने ऑटोमेटिकली पहले ही इंपोर्ट करवा के रखी हुई थी। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाले टेबल में से कितना रिकॉर्ड है वो मुझे यहाँ पे पहले मिल जाए। देखो यहाँ पे हमारे पास 77 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसमें से मुझे कौन सा रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, वो मुझे फाइंड आउट करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्वेरी दी गई है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस, जिसकी प्राइस 10 और 20 के बीच में हो वही मुझे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको प्राइस दी हुई है, बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिलेक्ट स्टार
फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस बिटवीन, यहाँ पे आप कीवर्ड है वो स्मॉल में भी लिख सकते हो और कैपिटल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ 10 and 20। ठीक है, जैसे मैं एंटर दूंगा तो 10 और 20 के बीच में, तो स्पेलिंग मिस्टेक हमारी हो गई है टेबल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, इस तरीके से आएगा। तो देखो 10 और 20 के बीच में जितना भी डेटा होगा वो भी वही मुझे मिलेगा, इसके बाहर का मुझे मिलेगा नहीं। अगर मुझे रेंज यहाँ पे कम करवानी है तो 10, 10 और 15 के बीच में जितना रिकॉर्ड होगा वो मुझे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको असेंडिंग डिसेंडिंग करवाना है ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख सकते हो। यहाँ पे आप ऑर्डर बाय, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हो आप प्राइस। तो आपको 10 और 15 इन दोनों के बीच में ही डेटा सारा मिलेगा। अगर आपको क्या चाहिए कि 10 इन दोनों में से नहीं चाहिए, मतलब 10 और 15 के बीच में से नहीं चाहिए, उसके बाहर का रिकॉर्ड चाहिए, मतलब 10 और 15 के बीच वाला रिकॉर्ड आना चाहिए नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बिटवीन के पहले सिर्फ नॉट लिखना है। क्या लिखना है? सिर्फ नॉट। जैसे ही एंटर दोगे तो 10 और 15 के अलावा सारा का सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेंज भी डिसाइड कर सकते हो कि 1 to 100 के बीच में से आपको रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो 100 के ऊपर वाला रिकॉर्ड ही आपको दिखाएगा। कहाँ पे दिखा रहा है? 120, दो ही रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, 123 और 263। ठीक है, तो इस तरीके से बिटवीन की क्वेरी भी यहाँ पे, तो ये बहुत ही यूजेबल क्वेरीज है। इन है, हैविंग है, हैविंग का तो कम यूज होता है, पर बिटवीन और इन दोनों क्वेरी का हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा रिकॉर्ड मुझे कभी भी एक साथ चाहिए तो इनकी क्वेरी बहुत ही यूजेबल होती है। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि जो भी आपने इंपोर्ट किया है डेटा, ठीक है, जो भी आप डेटा इंपोर्ट करवा रहे हो, ठीक है, वो डायरेक्टली आपके डेटाबेस के अंदर किस तरीके से स्टोर होता है। तो आपको मैन्युअली सारा डेटा डालने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं, उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हमने सिर्फ 10 से 12 मिनट के अंदर ही सारा रिकॉर्ड यहाँ पे अपलोड कर दिया, तो हमारी 2-3 घंटे का जो टाइम था वो यहाँ पे बच सकता है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली CSV में से SQL में डायरेक्ट डेटा कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपका काम जो इंसर्ट करने का होता है बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही एक इफेक्टिव टूल है जिसका आपको बहुत आगे यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसके अच्छे से पढ़ लेना, इसके कॉन्सेप्ट भी किस तरीके से करने क्लियर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी हो तो यहाँ पर भी आप W3 स्कूल के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी कि बहुत अच्छी दोनों क्वेरी बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है, उसको आपने यहाँ पे पढ़ा है। अगर इसके अंदर किसी भी तरीके का डाउट्स हो, ठीक है, प्रोग्राम में कोई एरर आ रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। इसके बाद भी हमारे पास ज्वाइन की क्वेरी बची हुई है, इसके अंदर बहुत ही टाइम लगेगा, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। ठीक है, थैंक यू।